नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। कुख्यात नक्सली माधवी हिडमा सहित 6 नक्सली आंध्र प्रदेश मुठभेड़ में मारे गए। लाल किला विस्फोट मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अल फलाह समूह से जुड़े 25 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का आह्वान, 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए, महाराष्ट्र को पहला स्थान। भारत का विकसित देशों से रियायती जलवायु वित्त में अधिक योगदान देने का आह्वान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श। और संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड दिए जाने का विरोध किया। अब समाचार विस्तार से। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदोमिल्ली वन क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस अभियान में कुख्यात नक्सली माधवी हिडमा सहित 6 नक्सली मारे गए। एक रिपोर्ट। मारे गए नक्सलियों में उनके वरिष्ठ नेता और केंद्रीय समिति के सदस्य माधवी हिडमा, उनकी पत्नी राजे और उनके कई करीबी सहयोगी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता ने बताया कि आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर नक्सल गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सुबह 6 बजे तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही टीमें जंगल के अंदर गई, मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और इलाके में तलाशी अभियान जारी है। विजयवाड़ा से यल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अल फलाह समूह से जुड़े 25 से ज्यादा परिसरों की तलाशी ली। ये तलाश अभियान वित्तीय अनियमितताओं, शैल कंपनियों के इस्तेमाल, आवास संस्थाओं और धन शोधन की चल रही जांच का हिस्सा है। अल फलाह ट्रस्ट और संबंधित संस्थाओं की भूमिका की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC मान्यता से संबंधित दावों में प्रथम दृष्टया विसंगतियां पाई गई हैं। निदेशालय ने कहा है कि इन पहलुओं की संबंधित अधिकारियों के साथ जांच की जा रही है। इस महीने की 10 तारीख को दिल्ली के लाल किला के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय जांच के दायरे में आ गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट मामले में शामिल आतंकवादी के एक और प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया है। कश्मीर निवासी जसीर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। अभिकरण के अनुसार वानी ने कथित तौर पर इस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल की उपलब्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन आज के समय में जल चक्र को प्रभावित कर रहा है। नई दिल्ली में 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 और प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने ये बात कही। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को जल संरक्षण के उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और कहा कि इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने देश के लिए जल के कुशल उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। हमारे देश में जल का 80% उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है, इसीलिए कृषि क्षेत्र में जल के सक्षम उपयोग पर सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है। निरंतर इनोवेशन करते रहने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि जल संरक्षण जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत 35 लाख से अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। भूजल के स्तर को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 34 लाख से अधिक, आज तो 35 लाख बताया गया है,
अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा चुका है। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की प्रणालियों को अपनाकर सभी इंडस्ट्रीज तथा अन्य स्टेक होल्डर्स जल संसाधन का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सहित 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि गुजरात और हरियाणा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत 2035 की अवधि के लिए अपना संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी दिसंबर तक प्रकाशित करेगा। ब्राजील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि अस्थिर विकास की वृद्धि पैटर्न के कारण जलवायु परिवर्तन वास्तविक और करीब है। भारत ने सफलतापूर्वक ये दिखाया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। 2005 से भारत की उत्सर्जन तीव्रता में 36% से अधिक की गिरावट आई है। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता वर्तमान में लगभग 256 गीगावाट है। उसकी कुल स्थापित विद्युत क्षमता के आधे से अधिक के बराबर है। हमारा नया परमाणु मिशन और हरित हाइड्रोजन मिशन 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की ओर हमारी यात्रा को और तेज कर रहे हैं। हम 2035 तक अपने संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा करेंगे। डिक्लेयरिंग आवर रिवाइज्ड एनडीसीज टिल 2035। श्री यादव ने कहा कि भारत ने विकसित देशों से रियायती जलवायु वित्त में अधिक योगदान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया। लेख में बताया गया है कि भारत के पास वैश्विक जलवायु को अधिक पारदर्शी और साझा मानकों के साथ नया रूप देने के पर्याप्त अवसर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस लेख में दर्शाया गया है कि भारत के जलवायु को वर्गीकृत करने के मसौदे और भारत में बढ़ते हुए हरित जलवायु के विकल्पों का उल्लेख किया गया है। यह व्यवहारिक नेतृत्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और ये भविष्य में विश्व का प्रभावी रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। नई दिल्ली में फिक्की की 98वीं वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने एक समृद्ध और विकसित देश के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास के महत्व पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ चौथे बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। वित्त मंत्रालय विशेषज्ञों, उद्योग जगत के दिग्गजों, अर्थशास्त्रियों और राज्य के अधिकारियों के साथ प्रतिवर्ष कई बजट पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित करता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केंद्रीय बजट विविध दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करे और प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं को शामिल करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। आंध्र प्रदेश में श्री मोदी पुट्टुपर्थी में भगवान श्री सत्य साई बाबा के मंदिर और समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाएंगे और दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में श्री मोदी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायक कल पटना में अपने नेता को चुनने के लिए बैठक करेंगे। 5 घटक दलों भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 202 एनडीए विधायक इस बैठक में भाग लेंगे।
कल होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से गठबंधन का विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। इसके बाद श्री कुमार राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अंतिम दौर की बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का पद नई सरकार के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को प्रतिनिधित्व दिए जाने पर चर्चा की जा रही है। इस मुद्दे पर आज सहमति बन जाने की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इससे पहले भाजपा जदयू अलग अलग बैठकों में अपने विधायक दलों के नेताओं का चुनाव करेंगे। ये बैठकें कल होने की संभावना है। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में आज निर्वाचन आयोग का दल कोलकाता पहुंचा। ये दल विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समीक्षा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच की कार्यशाला में भाग लेने के लिए कोलकाता में है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में GST दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए GST बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अगली पीढ़ी के GST सुधारों से पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। नई GST सुधार पश्चिम बंगाल के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। प्रमुख क्षेत्रों में कर की दरों को कम करके ये सुधार उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं को अधिक किफायती बना रहे हैं और साथ ही स्थानीय व्यापारियों के आय आधार को मजबूत कर रहे हैं। GST में बदलाव से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के आसपास के केंद्रित राज्य के चाय क्षेत्र को लाभ होता दिख रहा है, क्योंकि प्रसंस्कृत चाय पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी प्रकार जूट उत्पादों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा बांकुरा टेराकोटा जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प पर अब 12% की जगह सिर्फ 5% GST लग रहा है, जिससे उनकी मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा और कारीगरों की आजीविका संरक्षित होगी। नए GST सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ाना और पश्चिम बंगाल के स्थानीय उद्योगों की मदद करना है। समर्थ के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की फांसी की सजा का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सभी परिस्थितियों में मृत्युदंड के खिलाफ है। 78 वर्षीय राजनेता पर पिछले वर्ष छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसात्मक दमन को लेकर मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के लिए ढाका स्थित देश के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय दूतावास ने आज के विश्व में भगवद गीता की प्रासंगिकता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के वाल्मीकि परिसर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रेम राज न्यूपाना ने भगवद गीता के कार्यक्रम के बारे में बताया। हम लोग शब्द के शाब्दिक अर्थ में जाते हैं तो उसके भाव को नहीं समझते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। फल में कर्म का अधिकार है। आप जो कर्म करेंगे उसका फल प्राप्त होने वाला है। नेपाल में SVCC के छात्रों और शिक्षकों ने भगवद गीता के विषयों से प्रेरित सांस्कृतिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियां दी। उनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुख्यात नक्सली माधवी हिडमा सहित 6 नक्सली आंध्र प्रदेश मुठभेड़ में मारे गए। लाल किला विस्फोट मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अल फलाह समूह से जुड़े 25 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का आह्वान। 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए, महाराष्ट्र को पहला स्थान। भारत का विकसित देशों से रियायती जलवायु वित्त में अधिक योगदान देने का आह्वान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श। और संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड दिए जाने का विरोध किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।